Hey guys, welcome back to Commerce. Today we are diving into the world of macroeconomics. Now, I know some of you might be thinking, economics? Seriously? But trust me, we are going to make this fun, easy and super informative. So grab your chai, sit back and let's get started. तो चलिए हम बात कर लेते हैं सीबीएसई के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स के सिलेबस की। जो सीबीएसई ने अभी सिलेबस हमको दिया है, जो अभी उन्होंने 2025 का सिलेबस रखा है 12th इकोनॉमिक्स के लिए, तो हम उसकी बात कर लेते हैं जिसमें हमें क्या-क्या मेन टॉपिक्स हैं जिनको हमें स्टडी करना है। जैसे कि सबसे पहले है व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स जैसे कंजम्पशन गुड्स हो गए, हमारे कैपिटल गुड्स हो गए, फाइनल गुड्स हो गए, इंटरमीडिएट गुड्स हो गए, स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट हो गया, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। इसको देखना है। साथ ही साथ सर्कुलर फ्लो में हमें देखना है टू सेक्टर मॉडल, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम जो कि है वैल्यू एडेड या प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड। साथ ही साथ हमें एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम भी देखना है जैसे जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये सारी चीज़ें भी हमको देखनी है। तो चलिए सबसे पहले आज हम मीनिंग समझेंगे व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं जैसे कि आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर प्लेयर पे फ़ोकस करने की जगह जब आप पूरी टीम की परफ़ॉर्मेंस को ध्यान में रखते हैं, पूरी टीम की परफ़ॉर्मेंस को देखते हैं, ऐसे ही सिमिलरली जो होती है वो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है कि मतलब आप किसी एक चीज़ को ना देख के पूरी चीज़ों को देख रहे हैं। जैसे कि यहाँ डेफिनिशन लिखी है मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इट स्टडीज़ द ओवरऑल फंक्शनिंग व्हाट ओवरऑल फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। हम इसमें क्या देख रहे हैं? ओवरऑल फंक्शनिंग देख रहे हैं और परफॉर्मेंस देख रहे हैं किसकी? एक इकोनॉमी की। इट डील्स विद एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स सच एज जीडीपी, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि हमें स्टडी करनी है इकोनॉमी की एज अ होल। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ एक चीज को देखते थे, बट इसमें हम पूरी इकोनॉमी को देख रहे हैं। साथ ही साथ ये की फोकसेस एरियाज जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के वो क्या है? एग्रीगेट आउटपुट एंड इनकम, जैसे कि इसमें हम देखेंगे टोटल प्रोडक्शन एंड इनकम इन एन इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट लेवल, कितने लोगों के पास रोजगार है, कितने लोगों के पास रोजगार नहीं है, क्या इनके रेट्स चले, ये सारी चीजें। इसके बाद हम देखेंगे प्राइस लेवल। प्राइस लेवल क्या होता है? जैसे इन्फ्लेशन हो रही है कंट्री में, डिफ्लेशन हो रही है, क्या हो रही है, क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ आ जाती है। इकोनॉमिक ग्रोथ में है हमारे पास लॉन्ग टर्म इंक्रीज कितना क्या हो रहा है, नेशनल आउटपुट कितना क्या बढ़ रहा है, कितने टाइम में बढ़ रहा है। साथ ही साथ उसके बाद फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी आपको पता होगा ये टैक्स से रिलेटेड बनती है, मॉनेटरी पॉलिसी मनी से रिलेटेड बनती है। फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई वगैरह बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे, इंपॉर्टेंस आप देख सकते हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या-क्या हैं? तो जैसा कि आपको पता है इकोनॉमिक्स बहुत ही कन्फ्यूजिंग टर्म्स भी हैं इकोनॉमिक्स में, तो हम उनसे कन्फ्यूज़ नहीं होना है। जैसे कि हम सबसे पहले इस बार हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ गुड्स। तो सबसे पहला हमारे पास गुड है कंजप्शन गुड्स। कंजप्शन गुड्स, गुड्स परचेज्ड बाय हाउसहोल्ड फॉर इमीडिएट सैटिस्फैक्शन और यूज़। ऐसे सारे गुड्स जो हम किसके लिए खरीदते हैं? हमारे कंजप्शन के लिए खरीदते हैं, जैसे रोटी हो गया, कपड़ा हो गया, या आसान शब्दों में अगर हम बात करें तो हमारा नेटफ्लिक्स। ये भी हमारा कंजप्शन गुड है। साथ ही साथ इसी के बाद हम पढ़ रहे हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स यूज्ड टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज नॉट फॉर इमीडिएट कंजप्शन। इनको हम कंजप्शन के लिए यूज नहीं करते हैं, इमीडिएट कंजप्शन। ये बस हमारे प्रोडक्शन में हेल्प कराते हैं, जैसे कि मशीनरी, टूल्स, जो कि फैक्ट्रीज वगैरह में यूज हो रहे हैं। इसी के बाद फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स क्या होते हैं? गुड्स दैट हैव कंप्लीटेड द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड आर रेडी टू सेल टू द फाइनल यूजर। ऐसे गुड्स जो कि किसको? फाइनल यूजर को बेचने के लिए तैयार हैं, उनको हम बोलते हैं फाइनल गुड्स। जैसे कि क्या? अ कार सोल्ड टू अ कंज्यूमर एंड अ लोफ ऑफ ब्रेड फ्रॉम अ बेकरी। ठीक है। इसी के बाद हम पढ़ने वाले हैं इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको हम फर्दर इनपुट की तरह यूज करते हैं, जैसे गुड्स यूज टू इनपुट इन द प्रोडक्शन ऑफ द अदर गुड्स एंड सर्विसेज। किसी एक गुड को बनाने के लिए जिन गुड्स को हम यूज कर रहे हैं उनको हम इंटरमीडिएट बोलते हैं, जैसे कि स्टील का यूज कर रहे हैं हम कार की मैन्युफैक्चरिंग में, या आटे का इस्तेमाल कर रहे हैं हम ब्रेड बनाने के लिए। तो ये सारे गुड्स क्या कहलाएंगे? इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएंगे। अब हम एक बहुत ईजी कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, फ्लो और स्टॉक कॉन्सेप्ट, या स्टॉक या फ्लो भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है? क्वांटिटीज मेजर्ड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। जब आप किसी भी चीज को मेजर करें, किस पे? एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। जैसे कि इस समय मेरे सब्सक्राइबर कितने हैं, या इस समय मेरे पर्स में पैसे कितने हैं, ये हो जाएगा स्टॉक कॉन्सेप्ट। अगर यहाँ पे हम बात करें फ्लो कॉन्सेप्ट की, तो फ्लो होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि एक महीने में आपने कितने पैसे खर्च किए, या एक महीने में मैंने कितने सब्सक्राइबर लूज किए या गेन किए। ये सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे फ्लो कॉन्सेप्ट में। जैसे कि यहाँ आप एग्जांपल देख सकते हैं, नेशनल वेल्थ जो है वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, बट नेशनल इनकम एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। इसको आप ओवर अ पीरियड मेजर करते हो। ठीक है। साथ ही साथ क्या है, यहाँ देखिए जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया है कि आपने यहाँ पे डिपॉजिट किए 1,000 रुपये, हर महीने डिपॉजिट कर रहे हैं, तो ये इनफ्लो कहलाएगा। जब आप बैंक में कुछ पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं तो ये इनफ्लो है, और अगर वो आप पैसे विड्रू कर रहे हैं तो ये आउटफ्लो है। साथ ही साथ अब हम देखते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन देख लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल असेट ओवर टाइम ड्यू टू वियर एंड टियर। डेप्रिसिएशन जैसा कि आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, जो हमारी असेट होती है, कैपिटल असेट या फिक्स्ड असेट जिसको आप बोलते हो, उसकी जो वैल्यू में गिरावट आती है, उस गिरावट को, या जो भी रीजन है, जो भी रिडक्शन है हमारी किसी भी असेट की वैल्यू कम होने का, उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है। द वैल्यू ऑफ मशीन
डिक्रीज ओवर अ टाइम, ये इसका एग्जांपल रहा। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होती है? तो टोटल स्पेंडिंग ऑन अ न्यू कैपिटल एसेट इंक्लूडिंग रिप्लेसमेंट एंड एडिशनल ऑफ न्यू एसेट। जो हमने टोटल स्पेंडिंग की है किसमें? हमारी कैपिटल एसेट को खरीदने के लिए, या अगर हमने कुछ उसमें रिप्लेसमेंट कराया या कुछ रिपेयर वगैरह कराया है, तो ये सारी चीजें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहलाती है। जैसे अ कंपनी बाइज अ न्यू मशीनरी, तो ये हमारी होती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब हम बात करेंगे नेट इन्वेस्टमेंट पे, तो नेट इन्वेस्टमेंट क्या होगी? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। जब आप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा क्या? नेट इन्वेस्टमेंट। जैसे कि एक एग्जांपल लिखा है, इफ अ कंपनी बाइज अ न्यू मशीनरी वर्थ 1,00,000 रुपए, कंपनी ने क्या किया है? एक नई मशीन खरीदी 1,00,000 रुपए की, और उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया है 20,000 रुपए पुरानी मशीनरी पे। किस मशीन पे? पुरानी मशीन पे 20,000 रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। तो अगर हम आपसे पूछे कि नेट इन्वेस्टमेंट क्या होगी, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन मतलब 1,00,000 माइनस 20,000, तो हमें आंसर मिल जाएगा 80,000। अब हम बात करेंगे सर्कुलर फ्लो में टू सेक्टर मेथड मॉडल की। तो टू सेक्टर मॉडल में सबसे पहले हमारे पास कुछ अजम्पशन है। द इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ टू सेक्टर, इसमें क्या हमारी जो इकोनॉमी होनी चाहिए उसमें सिर्फ दो सेक्टर होने चाहिए। पहला होता है हाउस होल्ड, दूसरी होती है फर्म। साथ ही साथ देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू फॉरेन ट्रेड, साथ ही साथ इसमें गवर्नमेंट का कुछ नहीं हस्तक्षेप होगा, ना गवर्नमेंट होगा ना फॉरेन ट्रेड होगी इसमें। साथ ही साथ हाउस होल्ड ओन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हाउस होल्ड का सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ओन करेंगे, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। साथ ही साथ फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज यूजिंग दीज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो फर्म है वो इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इस्तेमाल करेगी और इसके बदले में हमारे लिए गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करेगी इनकी हेल्प से। अब हम इसी में देख लेते हैं रियल फ्लो। सबसे पहले रियल फ्लो क्या होता है? तो फ्लो ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म एंड द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। आसान शब्दों में, जैसे कि आपको डायग्राम दिख रहा है, फैक्टर सर्विसेज में क्या है? जो हाउस होल्ड है वो फर्म को क्या दे रहा है? फैक्टर सर्विसेज दे रहा है। फैक्टर सर्विसेज मतलब क्या? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, ये सारी चीजें, एंटरप्रेन्योरशिप भी आप इसको बोल सकते हो। तो ये सारी चीजें हाउस होल्ड जो है वो फर्म को दे रहा है, तो फर्म उसके बदले में इनको क्या दे रही है? गुड्स एंड सर्विसेज दे रही है। अब हम बात कर लेते हैं मनी फ्लो की। तो मनी फ्लो में क्या होता है? मनी फ्लो, फ्लो ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। जैसे कि आप देख सकते हो, हमने यहाँ जब रियल फ्लो में बात की थी, तो लैंड के बदले में हमें क्या मिला होगा? रेंट मिला होगा। रेंट के बदले में हमें रेंट मिला होगा, लेबर के बदले में वेजेस मिली होगी, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट मिला होगा, एंटरप्रेन्योरशिप को क्या मिला होगा? एंटरप्राइज को क्या मिला होगा? प्रॉफिट मिला होगा। तो जब इनका पेमेंट हो जाए मनी के टर्म्स में, जैसे कि फर्म क्या करेगा? रेंट पे करेगा लैंड के बदले में, लेबर को वेजेस दे देगा, इंटरेस्ट कैपिटल पे मिल जाएगा और प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर को मिल जाएगा। तो ये सारी फैक्टर इनकम है जो कि किसको मिलने वाली है? फर्म से हाउस होल्ड को मिलने वाली है। और कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड ने यूज किए थे, उसका पेमेंट कौन करेगा? हाउस होल्ड करेगा। किसके लिए? फर्म के लिए। तो इनको हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, हाउस होल्ड प्रोवाइड्स लेबर टू फर्म, फर्म पेज वेजेस टू हाउस होल्ड, हाउस होल्ड स्पेंड दीज वेजेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय अ फर्म, है ना? जैसे कि आप समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट पे, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के तीन मेथड है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वैल्यू एडेड, या इसको प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हो। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, मेजर नेशनल इनकम बाय एडिंग अप द वैल्यू एडेड एट द ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। हर स्टेज पे जो भी वैल्यू ऐड होती जा रही है हमारे प्रोडक्ट में, उनको सबको जब आप ऐड करते चलोगे तो आपको नेशनल इनकम के बारे में पता चल जाएगा। तो वैल्यू एडेड इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, इंटरमीडिएट कंजप्शन को हमें इसमें से हटा देना है, क्योंकि फिर वो डबल एरर हो सकता है हमारा। आइडेंटिफाइंग द वैल्यू ऑफ आउटपुट एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, हमें हर आउटपुट हर बार हमें वैल्यू पता करनी है उस आउटपुट की हर स्टेज के बाद। ठीक है। सब्ट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, जैसे कि भी हमने आपको बताया कि हर स्टेज पे इंटरमीडिएट गुड्स को हमें हटा देना है। साथ ही साथ सम द वैल्यू एडेड अक्रॉस ऑल स्टेज, और जितनी भी वैल्यू ऐड होती जा रही है हर स्टेज पे हम उसको लिख लेना है। चलिए एक एग्जांपल से समझ लेंगे। जैसे कि अ फार्मर ग्रोज व्हीट एंड सेल इट फॉर 100 रुपीज। फार्मर ने क्या किया है? 100 रुपए का गेहूँ अनाज उगाया है और उसको बेच दिया है, मतलब अनाज उगाया और उसे 100 रुपए में बेच दिया है। तो जो मिलर है उसने क्या किया है? उस गेहूँ का आटा बनाया और उसको 150 रुपए में बेच दिया। फिर उसके बाद उस आटे को इस्तेमाल किया है बेकर ने, और उससे बनाई है ब्रेड और उसको बेचा है 200 रुपए में। फिर उसके बाद अगर हमें निकालना होगा कि नेशनल इनकम कितनी हुई, तो देखिए सबसे पहले फार्मर की हमने 100 रुपीज लिख ली है, जो फार्मर ने वैल्यू एडिट की थी 100 रुपीज की, वो आ गई। उसके बाद जो हमने जो हमें आटा मिला 150 रुपए का, बट उसमें इंटरमीडिएट 100 रुपए जुड़े हुए थे, तो हम उसको हटा देंगे, तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आई? 50 रुपीज। इसके बाद हमने क्या देखा कि जो भाई उस आटे से जो ब्रेड बनी थी, उसमें ब्रेड हमने कितने की बेची? 200 रुपए की, तो हम उसको ऐड कर देंगे। बट उसमें हमने देखा कि इंटरमीडिएट कंजप्शन कितना था इंटरमीडिएट गुड्स का, तो वो 150 रुपीज थे, तो यहाँ से भी हमें कितना मिला? 50 मिली। तो जो हमारी टोटल नेशनल इनकम या टोटल वैल्यू एडेड मिली वो कितनी मिली? 200 रुपीज मिली। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या है? देखिए इसमें हम क्या करेंगे? मेजर नेशनल इनकम बाय एडिंग अप ऑल एक्सपेंडिचर्स मेड इन एन इकोनॉमी। सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं इसका, जीडीपी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस ब्रैकेट में एक्स माइनस एम। ये रहा इसकी फुल फॉर्म। सी मतलब होता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर, आई मतलब होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स मतलब एक्सपोर्ट्स और एम मतलब इम्पोर्ट्स। अब देखिए इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? कैलकुलेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड।
कितना कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया है हाउस होल्ड ने, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किया है फर्म ने, फिर गवर्नमेंट ने कितना एक्सपेंडिचर किया है, नेट एक्सपोर्ट कितना निकल के आया, नेट एक्सपोर्ट मतलब क्या है, एक्स माइनस एम या एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। उसके बाद सम दीज एक्सपेंडिचर टू गेट जीडीपी, और हम इन सब चीजों को सम कर देंगे और तो हमें क्या मिल जाएगा, जीडीपी मिल जाएगा। जैसे कि एग्जांपल हम देख लेते हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर थे 500 के 500 बिलियन की, इन्वेस्टमेंट 200 बिलियन की, गवर्नमेंट स्पेंडिंग 300 बिलियन के, एक्सपोर्ट 150 बिलियन का और इंपोर्ट 100 बिलियन के। तो अगर हमें जीडीपी कैलकुलेट करनी है तो हम कैसे करेंगे, इन सारे एक्सपेंडिचर्स को जोड़ देंगे जैसा हमारा फॉर्मूला था, और नेट एक्सपोर्ट को भी। तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए हमने इन सबको जोड़ दिया, यहाँ हमने निकाला नेट एक्सपोर्ट, मतलब जो हमने अपने फॉर्मूले पढ़ा था एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, तो एक्सपोर्ट में से हमने इम्पोर्ट को घटा दिया, तो हमें कितना मिल जाएगा, हमारी जीडीपी मिल जाएगी। अब इसके बाद हम देखते हैं इनकम मेथड। इनकम मेथड में क्या है, मेजर नेशनल इनकम बाय समिंग ऑल इनकम एंड अर्न बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसमें हम क्या करना है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा जितनी भी इनकम जनरेट हुई है उसको हम सबको ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी, नेशनल इनकम मिल जाएगी। आसान शब्दों में वेरियस प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। जैसा कि हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में देखा था, जो हाउस होल्ड है वो क्या क्या दे रहा था, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो इनके बदले में हमें जो सारी चीजें मिल रही है, हम क्या करेंगे, उन सभी चीजों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके स्टेप्स देख लेते हैं। तो देखो, वेजेस अर्न बाय लेबर, रेंट अर्न बाय लैंडलॉर्ड्स, लैंड ओनर्स, या इंटरेस्ट अर्न बाय कैपिटल, उसके बाद प्रॉफिट अर्न बाय द एंटरप्रेन्योर। इन सबको हम जब क्या करेंगे, सम करेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगी, नेशनल इनकम मिल जाएगी। जैसे कि हमें दे रखे एग्जांपल में वेजेस इतनी है, रेंट इतना है, इंटरेस्ट इतना है और प्रॉफिट्स इतने के हैं। तो नेशनल इनकम निकालने के लिए हम इनको सिंपली ऐड कर देंगे, तो हमारा नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या जीएनपी की। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है, तो देखिए टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड। एक गिवन पीरियड के अंदर जो निवासी हैं किसी भी कंट्री के, उन्होंने कितना फाइनल प्रोडक्शन किया है, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज की जो फाइनल वैल्यू निकल के आई है, वो क्या कहलाएगी, जीएनपी। जीएनपी का फॉर्मूला होता है, अगर आपके पास जीडीपी हो तो जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जैसे कि आपको यहाँ एग्जांपल दिख रहा है, जीडीपी हमारे पास इतनी है, एनपी हमारे पास इतना है, तो हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़ के नेशनल इनकम निकाल ली। इसके बाद नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड एनपी जिसको आप बोलते हो, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या कहलाता है, तो देखिए एडजस्टेड फॉर डेप्रिसिएशन। इसमें क्या होता है, जब कभी भी आप ग्रॉस से नेट जाते हैं, आपको पता है जब कभी भी आप ग्रॉस से नेट जाते हैं तो ग्रॉस में डेप्रिसिएशन मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। बट आप जब नेट की तरफ जाते हैं, ग्रॉस से नेट की तरफ जाते हैं, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हटा देते हैं और हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस के नाम पे सिर्फ डेप्रिसिएशन है। तो जब हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो हमें जीएनपी मिल जाए, एनएनपी मिल जाएगी। इसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसकी आप हमेशा बात सुनते रहते होंगे, क्या होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो देखिए टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड। जैसे कि हमने बात यहाँ की थी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में, कि इसमें क्या है, जितने भी रेसिडेंट हैं, हमने यहाँ कहीं बात नहीं की थी कि एक कंट्री के अंदर की बात हो रही है ना। जितने भी भारत, जैसे कि अगर हम भारत की बात करें तो भारत के लोगों ने, डजेंट मैटर अपनी कंट्री में कितना प्रोडक्शन किया है, बाहर कितना प्रोडक्शन किया, उन सबको हम ऐड करेंगे, अपनी कंट्री का भी और अपनी कंट्री के बाहर का भी। बट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या होता है कि हमारी कंट्री के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ है, किसका, उन सबकी फाइनल वैल्यू का, गुड्स एंड सर्विस का कितना प्रोडक्शन हुआ है, उन सबकी फाइनल वैल्यू लेंगे, बट कहाँ की, विद इन अ कंट्री। ठीक है, और एक गिवन पीरियड के अंदर, गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। जी हाँ, ये आपको फॉर्मूला फेमिलियर लग रहा होगा, अभी हमने इसको ऊपर ही पढ़ा था। तो देखिए एक्सपेंडिचर मेथड में हमने इसको पढ़ा था। तो देख सकते हैं, टाइप्स देख लीजिए, जीडीपी एट मार्केट प्राइस भी होती है, कि हम यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग मेजर करेंगे, मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग, और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट भी होती है, इस पे हम किसके साथ मेजर करेंगे, इसमें हम एक्सक्लूड कर देंगे सारे टैक्सेस वगैरह को और सब्सिडीज वगैरह को इंक्लूड कर लेंगे। तो अब देखते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या है, जीडीपी एडजस्टेड फॉर डेप्रिसिएशन। अगर हमने बात की थी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है, और अभी हमने बात की थी जीडीपी की, तो सिंपल सी चीजें अभी हमने आपको बताया था, जब कभी भी आप ग्रॉस से नेट जाएंगे तो आपको क्या करना है, सिर्फ डेप्रिसिएशन को माइनस करना है। तो होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं रियल एंड नॉमिनल जीडीपी की। तो सबसे पहले नॉमिनल जीडीपी, मेजर जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइस विदाउट एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन। जब आप जीडीपी करेक्ट मार्केट प्राइस पे ही निकालें, बिना इन्फ्लेशन को एडजस्ट किए, उसको हम बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। जैसे कि इफ द जीडीपी इन 2023 इज 1000 बिलियन, ठीक है, एंड in 2024 is 1200 billion, but price have increased by 10%, the nominal gdp does not account for the price। जितनी भी प्राइस बढ़ी है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम इसी को ही मान के चलेंगे। इसके बाद रियल जीडीपी कैसे निकलेगी, तो मेजर जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन। इसमें हम एडजस्ट करेंगे किसको, इन्फ्लेशन को। जैसे यूजिंग द बेस ईयर, जीडीपी इन 2023 थी 1000 बिलियन एंड प्राइस राइज बाय 10%, तो रियल जीडीपी 2024 की कितनी हुई, वुड बी एडजस्टेड टू रिफ्लेक्ट द कांस्टेंट प्राइस। हम इसको, इसकी जो प्राइस जो बढ़ी है इसको हम लेके चलेंगे और सही
जीडीपी को निकालेंगे। अब जीडीपी डिफ्लेक्टर measure of the level of price of all new domestically produced final goods and services in an economy। जितना भी नया सामान बना है, जो भी प्राइसेस लेवल निकल के आए हैं, जो भी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हुआ है, जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, उसके लेवल को मेजर करके चलेंगे इसमें। जैसे इसका भी एक फॉर्मूला है, जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। इफ नॉमिनल जीडीपी, जो हमारी नॉमिनल जीडीपी है वो कितनी है, 100 बिलियन 1200 बिलियन की है, एंड रियल जीडीपी जो हमने निकाली है वो 1100 बिलियन की है। सो इसमें हम क्या करेंगे, जीडीपी डिफ्लेटर से हम इसको अपना फॉर्मूला पुट करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या पता चलेगा, ये हमें इंक्रीज इन प्राइस लेवल बताएगा, या प्राइस लेवल को इंडिकेट करके बताएगा कि कैसा क्या प्राइस लेवल चल रहा है। इसके बाद जीडीपी एंड वेलफेयर। जीडीपी एज अ मेजर ऑफ वेलफेयर, जीडीपी को हम क्या बोलते हैं, एज अ मेजर ऑफ वेलफेयर बोलते हैं। अगर वेलफेयर को मेजर करना है तो जीडीपी के थ्रू कर सकते हैं। हम एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। जीडीपी इंडिकेट्स द इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ अ कंट्री एंड इम्प्लाइज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जीडीपी क्या करती है, इंडिकेट करती है हेल्थ, कंट्री की इकोनॉमी की हेल्थ कैसे क्या है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा क्या होगा। जितनी ज़्यादा जीडीपी होगी, हम एज्यूम करके चलते हैं, उतना अच्छा वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा और जो कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ है वो भी बहुत अच्छी होगी। अब इसकी लिमिटेशंस देख लीजिए। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहले जीडीपी कभी हमें ये नहीं बताती है कि सिटीजन्स के बीच में कैसी क्या इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। नॉन मार्केट ट्रांजेक्शंस एक्सक्लूड हाउस होल्ड लेबर एंड वॉलटरी वर्क्स। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, जीडीपी हमें कभी नहीं बताती है कि कैसा क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट कैसा है, नेचुरल रिसोर्सेज कैसे हैं, पॉल्यूशन वगैरह कैसा है। इसके बाद इनफॉर्मल इकोनॉमी, इनफॉर्मल इकोनॉमी में क्या है, जीडीपी एक्सक्लूड द इनफॉर्मल सेक्टर एक्टिविटीज। एग्जांपल, अ कंट्री विद अ हाई जीडीपी माइट स्टिल हैव सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन लिविंग इन पॉवर्टी इफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज हाईली अनइक्वल। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, एंड थैंक यू सो मच।